मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 17 नवंबर को वाराणसी पहुंचकर गंभीर संचित के निवास में एक प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री बिसेन ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिया है कि रहवासियों के घर के ऊपर से बिजली तार न जाए, क्योंकि अधिकांश दुर्घटना घटित होती है तो विभाग अपने तारों को उठाए। मगर हम लोग लाख प्रयास करें, पर हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग का कैसा रवैया है। विद्युत पोल हटाना, 3 फेज करना तो पैसे लगेगा। ऐसे में विद्युत विभाग को ईमानदारी का परिचय देकर कार्य करना चाहिए। हम लोग जागरूक हो, इस समस्याओं को लिखित शिकायत अधिकारियों को दे, क्योंकि ऐसे में कई बार दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। इंसान के शरीर के सामने रुपया कोई मायने नहीं रखता, जो प्राकृतिक आपदाओं पर भी मिल जाता है, मगर उसका क्या औचित्य। अटल संबल योजना है, 365 रुपये जमा करो, राहत राशि मिलेगी, मगर क्या इससे जिस परिवार ने खोया है उसकी जान वापस मिलेगी क्या? इस चीज की चिंता करते हुए सरकार ने यह निर्देश दिए हैं। विद्युत कंपनी तारों की ऊंचाई बढ़ाए ताकि किसी प्रकार की रहवासियों को परेशानी न हो। प्रदेश के लोग इस मानवीय पक्ष पर सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, वो चिंता। मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्रालय ने और मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की कंपनियों से जनरेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विशेष रूप से वितरण कंपनियों से ये निर्देशित किया है कि खुले तार रहवासियों के घर के ऊपर से जो हैं वो खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं और भविष्य में किस तरह से ऐसी अप्रिय घटना न घटे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कंपनी अपने तारों की हाइट को उठाए। अब हमें अच्छे से जानते हैं कि लाख हम प्रयास करें, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का रवैया कैसा है। एक बिजली का पोल हटाना है आपको तो पैसे आपको देना है, एक आपको 3 फेज करना है तो पैसे आपको देना है। यदि 150 फीट से ज्यादा हाइट है तो कनेक्शन नहीं मिलना है। अस्थायी कनेक्शन के ऊपर लंबे चार्जेस हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विद्युत मंडल ईमानदारी का परिचय दे करके बिजली के तारों को उठाएगा। मैं इससे सहमत नहीं, जब तक कि इसमें हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे। तो मैं बालाघाट जिले के और मध्य प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप अपनी इस तकलीफ को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी तक पहुंचाए, लिखित रूप से पहुंचाए कि भाई हमारे घर के ऊपर तार लटक रहा है, खुले तार है, केबल भी नहीं, और ऐसे में कई अप्रिय घटना घटती है, कई दुर्घटनाएं हुई, कई लोगों की जान चली गई और जान वापिस आ नहीं सकती। यदि प्राकृतिक आपदा मान के 4 लाख मिल भी गया तो उसका क्या औचित्य है, जान से उसकी तुलना नहीं हो सकती। अभी हमारी संबल योजना है, अटल योजना है, अनन्य योजना है। 12 रुपये 1 साल का जमा कर दो, राहत की राशि मिल जाएगी। 365 रुपये जमा कर दो, मिल जाएगी, इससे जान कहाँ वापस आएगी। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की जान माल की चिंता करते हुए विद्युत कंपनियों को कड़े निर्देश दिए, आप स्वतः के संसाधन से इन ऊपर तारों को व्यवस्थित करें और इसकी इतनी हाइट बढ़ाएं कि कल किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे। अब इसके लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मित्रों से, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि यह एक तरह से मानवीय पक्ष है और हम सबको इस पक्ष के ऊपर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी हितग्राही अपनी चिंता करें, यदि उनके मोहल्ले में, उनके परिवार में, उनके घर में, उनके परिचितों के पड़ोस में कहीं पर लूज तारों, नीचे तारों, तो उसकी लिखित सूचना डिवीजन इंजीनियर, एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दें। श्री बिसेन ने आगे कहा कि वे बावनथड़ी परियोजना के गेस्ट हाउस गए थे तो देखा कि डैम पर झाड़ी उग गई थी, पानी का स्टोरेज है। उन्हें पता है कि जिले का नहीं, पूरे जबलपुर संभाग का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। एक तरफ सिवनी, दूसरी तरफ नागपुर महाराष्ट्र की सीमा है। जो पानी हमें इस बांध से प्राप्त होता है उसमें 50% मध्य प्रदेश व 50% महाराष्ट्र का हिस्सा है। वर्तमान में बांध 344.5 मीटर पूरा भरा हुआ है, जहां पर कंक्रीट व सफाई नहीं हुई। यदि कंक्रीट नहीं हुआ तो पानी मिट्टी में जाएगा, जिसकी वजह से मिट्टी का यह डैम में कोई दुर्घटना हुई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसके लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से चर्चा की गई।
एई श्री वर्मा भी 30 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में इतने भरे डैम का संचालन कैसे होगा? यह डैम पर्यटन स्थल भी है जहां पर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के पर्यटक भी आते हैं। यहाँ स्थित रेस्ट हाउस की व्यवस्थाएं को भी ठीक नहीं है, जिस पर मेरे द्वारा अधिकारियों से चर्चा की गई। इस रेस्ट हाउस का मेंटेनेंस कराया जाए। श्री विसे ने कहा कि वे बहुत अरसे बाद वे उस स्थल पर आए हैं। साथ में कोरवाल डैम के गेस्ट हाउस में, बावनथड़ी परियोजना के गेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में लगभग 9 बजे के बाद में पहुंचा। यही हम लोग शायद 8 बजे तक थे। तो हमने देखा कि जो डैम है उसके ऊपर झाड़ियाँ उग गई। मुख्य जो हमारा बंड है जहाँ से पानी का स्टोरेज है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस जिले का क्या हमारे संभाग का मिट्टी का एक सबसे बड़ा बांध है। एक और सिवनी की सीमा, एक और मध्य प्रदेश की नागपुर की, बालाघाट की, और जो पानी हमको मिलता है 50% मध्य प्रदेश का हिस्सा, 50% महाराष्ट्र का हिस्सा। तो पानी कम ले रहे हैं। अभी फुल गेज भरा हुआ है 344.5 मीटर। मैंने वहाँ के कर्मचारी से पूछा, अधिकारी से, उन्होंने कहा सब लास्ट गेज है, इससे ऊपर हम नहीं भरते, इससे ज़्यादा तो पानी को रिलीज कर देते हैं। लेकिन मैंने देखा कि बंड के ऊपर कचरा पड़ा है, बेर के बड़े बड़े पौधे हो गए, सफाई नाम को नहीं है, झाड़ियाँ पनप रही हैं और उसकी कंक्रीटिंग नहीं हुई। डैम को यदि कंक्रीटिंग नहीं होगी तो उस मिट्टी के डैम में पानी अंदर जाएगा और कल यदि कोई दुर्घटना घटी या वो डैम खराब हुआ, इसके लिए कौन चिंता करेगा। तो मैंने वहीं से सम्मानित तुलसी सिलावट, हमारे जो जल संसाधन के मंत्री, उनसे बात की। वहाँ पे यही प्रभारी है वर्मा जी, वो भी 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इतने बड़े डैम का जिसका कि सुपरविजन मध्य प्रदेश को करना है, कैसे होगा। मैंने देखा कि रेस्ट हाउस है लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। तो वहीं से मैंने अधिकारियों से बात करके कहा, भाई आपको सामान मेंटेनेंस के लिए यदि डिपार्टमेंट के पैसे नहीं तो हम लोग कहीं ना कहीं तो प्रबंध करेंगे। तो एक तो से पर्यटक स्थल भी है। मैं तो बहुत अरसे बाद नाला क्लोजर जो हमने किया था 40 करोड़ में, उसके बाद में पहली बार गए थे। इस कार्य के लिए हमारी सरकार ने 40 करोड़ रुपए की राशि दी थी। दोनों राज्यों को पानी सप्लाई करने का जिम्मा मध्य प्रदेश सरकार का है। श्री विसे ने बताया कि नहर जहां से निकली है उसके कटिंग भाग से नहर किसानों के खेत के बीच से गई है, पर वह किसान उस पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे। तो मैं शासन के सामने यह पक्ष रखना चाहता हूं कि केनाल के साइड से 33/11 लाइन डालकर कटिंग भाग से किसान पानी पंप से उठा सके, ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं, जिसके क्षेत्र के किसानों की फसल को फायदा होगा और पानी की बचत भी होगी। श्री विसे ने कहा कि हमारे चौकीदार कर्मचारी सभी लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सिर्फ 3 दैनिक वेतन भोगी है। ऐसे में किस तरह से कार्य होगा? क्यों न सेवानिवृत्त कर्मचारी को संविदा नियुक्ति पर रखा जाए, क्योंकि अगर डैम को नुकसान हुआ तो लाखों हेक्टेयर के किसान बर्बाद हो जाएंगे। परसवाड़ा घाट गया तो पेयजल योजना नहीं है। प्रभारी अधिकारी को जब मैंने बुलाया तो उन्हें समस्या से अवगत कराया। इस तरह पांजरा के ग्रामीणों ने बताया कि जो नदी उनके ग्राम से बह रही है उस पर पुलिया नहीं है, वहाँ उच्च स्तरीय पुलिया बनाना है। इसके लिए करीब 10 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। ऐसे कई कार्य है जिसके लिए हम फंड की व्यवस्था करेंगे। डैम जहाँ से स्टार्ट हुआ कैनाल, वहाँ से कटिंग पोर्शन जितना है, उस कटिंग पोर्शन के किसानों के खेत में नहर गई, लेकिन जल सामने वो प्यासे। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के सामने पक्ष पहले भी रखा और रखना चाहूंगा, लिखकर भी दूंगा कि क्यों ना कैनाल के साइड से 33/11 और उसके बाद जहाँ जहाँ जरूरत तो LT लाइन डालकर 3 फेज लाइन डालकर हम कटिंग पोर्शन में पानी को पंप से किसान उठा सके, ऐसा प्रबंधन कर दें। मुझे लगता है जैसा कि तो आज मान लो 1 लाख हेक्टेयर को सिंचाई होती है कि उदाहरण के लिए, तो करो 1,40,000 को बिना बांध बांधे 40% 50% क्षेत्र का इजाफा होगा। और लिफ्ट वाला पानी लिमिटेड खर्च होता है, बहता हुआ पानी ज़्यादा खर्च होता है, तो पानी की भी बचत होगी और इससे तो हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो हमारे हमने देखा कि भाई चपरासी रिटायर्ड, बाबू रिटायर्ड, 3 माह पे दैनिक वेतन के आउटसोर्स के लोग काम कर रहे हैं, कैसे होगा। इसलिए जो हमारा रिटायर्ड प्रभारी ई हुआ है उनको संविदा नियुक्ति दी जा सकती। इसे तो मैंने माननीय तुलसी सिलावट जी से कहा
ऐसे स्थानों पे हमको संवेदना का परिचय देने की आवश्यकता है। यदि डैम में नुकसान हो गया तो 2 राज्यों के लाखों एकड़ के किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद में जब आज आपके परसवाड़ा घाट पहुंचा, वहाँ पीने के पानी के लिए पेयजल योजना यदि बनाई जाती तो सोर्सेज नहीं। अब माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर हाउस होल्ड को पानी मिले। हमने अधिकारियों को बुलाया, ऐसे प्रभारी हमारी ये अरुण श्रीवास्तव, उनको हमने बुलाया, वो गए सर्वे करने। इससे तिरोड़ी में पानी की समस्या है। हर घर को पानी जब टेप वाटर देना है तो हमको आज से सजग होना पड़ेगा। अभी जब मैं गजपुर आपका पांजरा आया तो मुझे नदी पे लोगों ले गया, बोले पांजरा के लोगों को यदि गजपुर जाना है तो नदी में चले नदी पुलिया नहीं। अब वो उच्च स्तरीय पुला बनेगा हाइट का, कम से कम 10 करोड़ रुपए मेरा अनुमान उसमें लगेगा। तो बहुत से ऐसे काम है जिनके लिए हम फंडों का इंतजाम करेंगे। श्री विसेन ने कहा कि स्काउट गाइड के शिविर में जब मैं शामिल हुआ, जिस हेरिटेज इमारत में बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे उसकी रिपेयरिंग की जाए तो मुश्किल से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च नहीं होगा, जिससे इस इमारत की 18 इंच चौड़ी दीवारों को बचाया जा सकता है, जिसमें टाटा की कोरिया से आने वाली सीट लगाई जा सकती है। श्री विसेन ने बताया कि हमने G+3 प्लान बनाया है, जिसके तहत 3 मंजिला इमारत बनाकर जगह की कमी का फायदा लेकर ज़्यादा हिस्से को खाली रखने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। श्री विसेन ने कहा कि 18 दिसंबर को खैलांजी के सावरी पंचायत में भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसमें मेरे नाना जो बलराम पारदी सांसद के उम्मीदवार थे, एक वोट शंकरलाल तिवारी को मिला था, बाकी सारे वोट मेरे नाना जी को मिले थे। हमने मेरे ननिहाल को तानापोला में गए थे तो वहाँ के ग्रामीणों ने हमारे सामने 4 मांगे रखी थी, जिस पर हमने सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे, जिसके लिए मुझे खुशी है कि 2 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत के हो गई है और हम यहाँ चारों कार्य बगैर टेंडर से मनरेगा से पूर्ण करवाएंगे। इंतजाम करेंगे। कल जब मैं आपके यहाँ आया था तो यहाँ पे हमारे गाइड के बच्चे, स्काउट गाइड के बच्चे प्रशिक्षण ले रहे थे, जिस वो हेरिटेज बिल्डिंग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यदि उसका रिपेयरिंग कर दिया जाए बमुश्किल 1 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च नहीं आना है। तो 18 इंच चौड़ी जो हमारी उसकी दीवारें हैं, ऐसी बिल्डिंग को बचाया जा सकेगा। हमारी टाटा की सीटें लगाई जा सकती जो कोरिया से मजबूत सीटें आती, 50 साल उनकी लाइफ है। यहाँ के पहले मैं जब MLB में गया तो स्कूल के जो एक पूरे 6 कमरे का बिल्डिंग ध्वस्त पड़ा है, वहीं मैंने कहा कि भाभी एस्टिमेट दीजिए, इसको खपरे को तोड़िए, हटाइए, और हमने 1 करोड़ रुपए वहाँ पे प्रस्तावित किया कि वहाँ 1 करोड़ रुपए हमको नई बिल्डिंग के लिए मिले। G+3 अब जगह को बचाना है, ऊपर जाना है, ग्राउंड फ्लोर धन 3, जिससे कि कम से कम हम ज़्यादा अपना स्थान प्राप्त कर सकें। तो इस तरह से मेरा लगातार प्रयास चल रहा है कि अधिकतम हम डेवलपमेंट के रास्ते ला सकें। कल मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। सावरी एक हिस्टोरिकल प्लेस है मेरे लिए तो है, जहाँ पे मेरे नाना 1962 में जब सांसद के उम्मीदवार थे तो 1 वोट सदैव शंकरलाल जी तिवारी को मिला था और बाकी सारे के सारे वोट स्वर्गीय भोलाराम जी पारदी को लोकसभा के लिए मिले थे। वहाँ हमने पिछली बार ताना पोला कहते हैं, बच्चों का पोला, उसमें हम गए थे। 4 मांगे हमारे सामने आई थी, हमने कहा था इसको हम पूरा करेंगे और मुझे खुशी है कि चारों कामों के लिए हमने 2 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी। न केवल राशि जारी की बल्कि कन्वर्जेंस किया है मनरेगा से, तो विदाउट टेंडर के काम हो। और कल काम का शुभारंभ करने मैं सावरी जा रहा हूँ। श्री विसेन ने बताया कि सिलेझरी में अभ्यारण्य नहीं बनेगा, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। नवेगांव चिखलाबड्डी जो अभ्यारण्य के मुख्य भाग है, यह क्षेत्र बालाघाट विधानसभा में आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि दूसरे क्षेत्र का विधायक इस मामले में नहीं बोल सकता। विधायक मध्य प्रदेश का होता है तो वहीं हर जिले व हमारे देश का नागरिक कहीं भी बात कर सकता है। मैं भी पंजाब हरियाणा की बात कर सकता हूँ, लेकिन इसके भी 2 पहलू हैं। मैं वन्य प्राणी संरक्षण के पक्ष में हूँ। अगर वन्य प्राणी किसी भी मनुष्य को किल करे तो क्या उचित है? श्री विसेन ने कहा कि पर्यटन का बढ़ना अगर वन्य प्राणियों से है तो 52 थड़ी पर मीलों लंबा पानी है, तो उक्त स्थल पर भी नर्मदा जैसा पर्यटन बनाया जा सकता है। श्री विसेन ने कहा कि पर्यटन क्या वन्य प्राणी के लिए ही होता है? इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। यदि बनाना है तो हमारे राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में सफ़ेद शेर का अभ्यारण्य बनाया है। लिमिटेड एरिया में फेंसिंग कर 2 से 3 किलोमीटर जहां हम लोग सफारी गाड़ी में करते हैं, वहीं शेर खुले में रहते हैं। अगर इस तरह का अभ्यारण्य बनाया जाए तो मैं सहमत हूँ, मगर शेर पूरे जिले में घूमता रहे, यह दहशत जैसा माहौल है।
श्री बिसेन ने वारासिनी विधायक प्रदीप जायसवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभयारण्य बनाने को लेकर शासन नहीं, केवल एक नेता ही गंभीर है। शासन की गंभीरता नहीं है, क्योंकि इस शासन में हम लोग बैठे हैं। अभयारण्य का मैं विरोध करना चाहता हूँ। अगर यह अभयारण्य बना तो मेरी लाश पर बनेगा। मुझे खदानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इंसानों की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए हमारा कहना है कि हिंसक वन्य प्राणी घूम रहे हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से बेहोश कर उन्हें कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ या फिर विदेश लेकर जाओ। देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं, प्लस एंड माइनस। सिलेझरी, नवेगांव, चिखलाबल्डी जो इस अभयारण्य के मुख्य पार्ट हैं, मुख्य क्षेत्र हैं, वे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका कहीं तात्पर्य नहीं कि दूसरे क्षेत्र का विधायक उसमें नहीं बोल सकते, उस बात को नहीं उठा सकते। विधायक मध्य प्रदेश का विधायक होते हैं और हर देश का नागरिक पूरे देश का नागरिक हो सकता है। मैं भी पंजाब और हरियाणा की बात उठा सकता हूँ, लेकिन इसके दो पहलू में एक पहलू है, मैं वन्य प्राणियों के संरक्षण के पक्ष में हूं, लेकिन वन्य प्राणी इंसान को किल करें, ये कहां तक उचित है। अब हमें बताइए कि पर्यटन का बढ़ना, तो फिर बावनथड़ी में तो मीलों लंबा पानी पड़ा है। जैसे हमने नर्मदा जी के वेस्ट वियर पर पर्यटन स्थल डेवलप किया, यहाँ भी तो किया जा सकता है। पर्यटन अकेले वन्य प्राणियों के से हो सकता है, इससे मैं सहमत नहीं हूं। यदि वन्य प्राणियों को देना है तो जिस तरह से हमारे राजेंद्र शुक्ल जी ने रीवा में सफेद शेर का अभयारण्य बनाया, एक लिमिटेड एरिया के अंदर फेंसिंग करके किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के अंदर दोनों सफेद शेर हैं। मैं स्वयं 31 तारीख को गया था और वहाँ हम सफारी करते हैं। शेर खुले में रहते हैं, हम कार में रहते हैं। इसको होगी सफारी। और दूसरे का चिड़ियाघर, जहाँ लिमिटेड एरिया के अंदर शेर या अन्य वन्य प्राणी रहेंगे, उसको हम देखेंगे। तो इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो मैं सहमत हूँ। लेकिन कोई कहेगा कि अभयारण्य बना दो, शेर पूरे स्वतंत्र घूमते रहे, पूरे बालाघाट जिले में घूमे, वाराणसी में भी आए, शेरवा में भी आए, बोटेजरे में भी आए, अंसेरा में भी आए, पांजरा भी जाए, तो ये तो न्याय संगत। शासन गंभीर नहीं, कोई एक नेता गंभीर था जी, शासन की गंभीरता। अच्छा, जैसे अभयारण्य अगर बनाया जाता है भाऊ, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। आप इसका विरोध करते हैं भाऊ? अगर मान मेरे लाश लीजिए के ऊपर से बनेगा अभयारण्य, अगर मान लीजिए जैसे, इसीलिए तो हमारा कहना है कि ऐसे वन्य प्राणी जो यहाँ खुले घूम रहे हैं, उनको आर्टिफिशियल पंचर करके इंजेक्शन देकर के आप कान्हा ले जाओ, पेंच ले जाओ, पन्ना ले जाओ, बांधवगढ़ ले जाओ, विदेश भेजो। श्री बिसेन ने पत्रकारों के सवाल पूछने पर कहा कि वारासिनी नगर पालिका के द्वारा जो संपत्ति कर नगर के गणमान्य लोगों से लिया जा रहा है, वो गलत रूप से लिया जा रहा है। मकानों का एस्टीमेट निकाले, उसी के आधार पर संपत्ति कर की वसूली की जाए। रही बात खाली प्लाट की, तो उसका कर पूरे प्रदेश में कहीं नहीं लिया जा रहा है। इस मामले में जिलाधीश से चर्चा कर उन्हें आदेश दिया गया है, उक्त प्रकरण में जांच करें। वहीं सीएमओ नगर पालिका पर कार्यवाही करने की भी बात कही गई। श्री बिसेन ने कहा कि वारासिनी खैलांजी विधानसभा में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही कमल खिलना तय है। रही बात टिकट की, तो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उसे ही भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी।